गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। तमिलनाडु की सियासत में बड़ा उलटफेर, चुनाव से पहले शशिकला का राजनीति से संन्यास। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एआईएडीएमके से निलंबित और पूर्व सीएम जयललिता की सहयोगी रही वीके शशिकला ने बड़ा ऐलान किया है। शशिकला ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। राजनीति से संन्यास लेने के ऐलान के बाद शशिकला ने कहा कि उन्होंने कभी सत्ता या पद नहीं चाहा, वह हमेशा लोगों की भलाई के लिए काम करेगी और अम्मा जयललिता के बताए मार्ग पर चलेगी। शशिकला ने आगामी विधानसभा चुनाव में डीएमके को हराने के लिए एआईडीएमके वर्कर्स को एकजुट रहने के लिए कहा है। साथ ही कहा है कि हम सभी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तमिलनाडु राज्य में एमजीआर का शासन जारी रहे। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा के लिए राजनीति से दूर जा रही हूं, लेकिन अम्मा के लिए प्रार्थना करूंगी जिन्हें मैं देवी की तरह मानती थी। दोस्तों शशिकला ने कहा कि अम्मा यानी कि जयललिता ने कहा था कि डीएमके दुष्ट शक्तियां हैं। अम्मा के केंद्रों को डीएमके को हराने के लिए काम करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अम्मा का सुनहरा शासन आए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मिशन बंगाल के लिए बीजेपी का मेगा प्लान, पीएम मोदी की होंगी ताबड़तोड़ रैलियां। जी हां दोस्तों, बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर हो रही है। इसमें पीएम मोदी, अमित शाह और अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई शीर्ष नेता हिस्सा ले रहे हैं। ये बैठक 5 मार्च को भी जारी रहेगी। सूत्रों के मुताबिक शनिवार यानी कि 6 मार्च को बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की जाएगी। सूत्र बताते हैं कि कम से कम 50% उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो जाएगा। इसके बाद पार्टी के स्टार प्रचारकों के नाम का ऐलान किया जाएगा। वहीं दोस्तों पार्टी ने यह भी बताया है कि पीएम मोदी की पश्चिम बंगाल और असम में कितनी रैलियां हो रही है। वैसे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम और पश्चिम बंगाल में ही चुनावी रैलियां करेंगे। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी 13 रैलियां करेंगे, जबकि असम में 6 रैलियां करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आईटी के रडार पर बॉलीवुड, रिलायंस एंटरटेनमेंट समेत 4 कंपनियों के कई ठिकानों पर छापे। सरकार का विरोध करने वाले अनुराग कश्यप और तापसी से पुणे में पूछताछ। जी हां दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बुधवार को फिल्म मेकर्स और एंटरटेनमेंट कंपनियों के ठिकानों पर छापे मारे। प्रोड्यूसर डायरेक्टर अनुराग कश्यप, एक्ट्रेस तापसी पन्नू के घर और ऑफिस के अलावा फैंटम फिल्म्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, केवान टैलेंट हंट कंपनी और एक्सिड कंपनी के ठिकानों पर छापा मारा गया है। दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू से पुणे में पूछताछ भी की जा रही है। वहीं दोस्तों प्राप्त जानकारी के अनुसार मुंबई के लोखंडवाला, अंधेरी, बांद्रा और पुणे में बुधवार सुबह 8 से 9 बजे के बीच में रेड शुरू हुई। करीब 30 जगहों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तलाशी ली। इसमें अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के मुंबई स्थित घर भी शामिल हैं। दोस्तों अनुराग कश्यप और तापसी के अलावा केवान और फैंटम फिल्म्स के पार्टनर मधु मंटेना और डायरेक्टर विकास बहल के ठिकानों पर भी छापा पड़ा है। रिलायंस एंटरटेनमेंट ग्रुप के सीईओ शिबाशीष सरकार के घर पर भी छापा मारा गया है। वहीं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अनुराग कश्यप और एक्ट्रेस तापसी पन्नू मोदी सरकार की नीतियों की खुलकर आलोचना करते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तापसी पन्नू और अनुराग के घर छापों पर रिएक्शन। सोशल मीडिया यूजर्स ने कहा, आपको बोलने की आज़ादी तो है, पर उसके बाद कोई आज़ादी नहीं। जी हां दोस्तों, एक्ट्रेस तापसी पन्नू, निर्माता अनुराग कश्यप, डायरेक्टर विकास बहल और टैलेंट हंट कंपनी केवान के मधु मंटेना के ठिकानों पर बुधवार को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापा मारा। अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू ने हाल ही के दिनों में कई मुद्दों पर मोदी सरकार का विरोध किया था। आईटी डिपार्टमेंट के छापों पर सोशल मीडिया यूजर्स ने कहा कि आपको बोलने की आज़ादी तो है, पर बोलने के बाद किसी तरह की आज़ादी नहीं है। एक यूजर ने लिखा कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन बोलने के बाद स्वतंत्रता नहीं है। एक अन्य यूजर ने मोदी सरकार पर तंज किया, मुझे एक आईआरएस ऑफिसर ने बताया था कि इनकम टैक्स रेड हमेशा सेकुलर होती है। इसे विवादित करने वाला कोई भी व्यक्ति सांप्रदायिक है या एक आयकर चोर है। इस पर उदारता पूर्वक चर्चा करें। यानी कि दोस्तों सोशल मीडिया और विपक्षी पार्टियां जमकर चर्चा कर रही है और बयान भी दे रही है कि यह कार्यवाही बदले की कार्यवाही है। मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना करने की वजह से इन दोनों पर कार्यवाही की जा रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत बायोटेक का दावा,
कोरोना के यूके स्ट्रेन के खिलाफ 81% कारगर है कोवैक्सीन। जी हां दोस्तों, भारत बायोटेक ने तीसरे चरण के आंकड़े जारी कर दिए हैं। कंपनी ने 81% प्रभावशीलता का दावा किया है। कंपनी के मुताबिक 25,800 पार्टिसिपेंट्स को तीसरे फेज में शामिल किया गया था। 43 केस के अंतरिम डेटा पर यह देखा गया कि 36 केस में कोवैक्सीन, 7 केस में प्लेसिबो पड़ा था। भारत बायोटेक का दावा है कि यूके के कोरोना वायरस स्ट्रेन के खिलाफ कोवैक्सीन 81% तक प्रभावी है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, कोवैक्सीन का विकास पूरी तरह से भारत में ही किया गया है। हैदराबाद स्थित प्रसिद्ध टीका निर्माता कंपनी भारत बायोटेक ने कहा है कि कोरोना वायरस टीके की पहली खुराक लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है और उनके इस कदम से महामारी के खिलाफ चल रहे टीकाकरण अभियान को बढ़ावा मिलेगा। वैसे दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, कोरोना वायरस संक्रमण रोधी टीकाकरण का दूसरा चरण 1 मार्च से देश भर में शुरू हो गया। इस दौरान 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र के लोगों को तथा किसी पुरानी बीमारी से ग्रसित 45 से 59 साल के लोगों को टीके की खुराक दी जा रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अमेरिकी संसद में वन चाइना पॉलिसी रद्द करने के लिए बिल पेश। मुहर लगी तो ड्रैगन को उठाना पड़ेगा नुकसान। जी हां दोस्तों, अमेरिका चीन को एक और बड़ा झटका देने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी संसद में वन चाइना पॉलिसी को रद्द करने के लिए बिल पेश किया गया है। यदि इस बिल पर मोहर लगती है तो चीन को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। सांसद टॉम टिफनी और स्कॉट पेरी द्वारा पेश विधेयक में कहा गया है कि ताइवान के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध बहाल किए जाएं और पुरानी हो चुकी वन चाइना पॉलिसी को रद्द किया जाए। अमेरिका जिस तरह का रुख चीन को लेकर अपनाया हुआ है, उसे देखते हुए माना जा रहा है कि बिल पर मोहर लग सकती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अमेरिका ने 1969 तक ताइवान की सरकार के साथ सामान्य राजनयिक संबंध रखे थे, लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने अचानक ताइपे के साथ औपचारिक संबंध समाप्त कर दिए और चीन के साम्यवादी शासन को मान्यता प्रदान कर दी। उस वक्त से अमेरिका आधिकारिक तौर पर ताइवान को चीन का हिस्सा मानता रहा है, लेकिन अब अमेरिकी सांसदों ने ताइवान को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में शामिल करने की मांग की है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, वन नेशन वन मार्केट के लक्ष्य के लिए जरूरी है रोड, रेल मार्ग और जल मार्ग के बीच इंटीग्रेशन, गोयल ने कहा। जी हां दोस्तों, बढ़ती महंगाई को काबू करने और किसानों की फसलों व कल कारखानों में तैयार माल को बाजारों तक किफायती दरों तक पहुंचाने के लिए लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि देश में वन नेशन वन मार्केट के लक्ष्य को पूरा करने के लिए रोड, रेल और जल मार्गों को एक दूसरे से इंटीग्रेट किया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लॉजिस्टिक कॉस्ट यानी कि परिवहन लागत कम करने के लिए केंद्र सरकार मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सॉल्यूशन पर काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संबंधित सभी स्टेक होल्डर्स से अपील की है कि वे सर्विस प्रोवाइडर्स के बजाय नॉलेज प्रोवाइडर्स बने। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पोस्ट ऑफिस खाताधारकों को बड़ा झटका, कैश निकालने जमा करने पर अब देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज। जी हां दोस्तों, इंडिया पोस्ट ऑफिस में अगर आपका खाता है तो यह खबर आपको निराश कर सकती है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स ने अब कैश निकालने पर चार्ज लगा दिया है। नए चार्ज 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों, अकाउंट टाइप के हिसाब से चार्जेस भी अलग अलग होंगे। इसके अंतर्गत महीने में 4 बार कैश निकालने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। इसके बाद हर ट्रांजेक्शन पर 25 रुपए या फिर कुल निकाली गई राशि का 0.50% चार्ज लगेगा। हालांकि कैश जमा करने पर आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा। आप चाहे जितना कैश डिपॉजिट करवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, फास्टैग पर मिलने जा रही है बड़ी सुविधा। पेट्रोल डीजल भरवाने से लेकर पार्किंग में भी होगा इस्तेमाल। जी हां दोस्तों, टोल प्लाजा पर टोल टैक्स के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है। अब केंद्र सरकार फास्टैग को और ज्यादा लोकप्रिय करने के लिए इसमें नई सुविधाएं जोड़ने जा रही है। इसके जरिए आप पेट्रोल, डीजल, सीएनजी भी भरवा सकेंगे। साथ ही पार्किंग में भी फास्टैग का इस्तेमाल किया जाएगा। केंद्र सरकार फास्टैग को मल्टीपर्पज सर्विस में इस्तेमाल करने की दिशा में काम कर रही है। सभी तकनीकी अड़चनों को सुलझाने के बाद ही ये कदम उठाया जाएगा। हिंदुस्तान अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पिछले साल कोरोना काल में टोल टैक्स पर 2 गज की दूरी बनाए रखने और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट में फास्टैग कारगर साबित हुआ है। 15 जनवरी से सभी टोल प्लाजा की सभी लेन को फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है। अब इसके अलावा फास्टैग को पार्किंग पेमेंट के रूप में इस्तेमाल करने के लिए हैदराबाद बेंगलुरु एयरपोर्ट में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। इसकी सफलता के बाद अगले चरण में दिल्ली एयरपोर्ट
और कनॉट पैलेस पर फास्टैग से पार्किंग फीस भुगतान करने की सर्विस शुरू की जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एसबीआई ने फिर जारी किया अलर्ट, फर्जी लिंक और एसएमएस खाली कर सकता है आपका खाता। जी हां दोस्तों, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई ने आगाह किया है और कहा है कि कुछ फर्जी लोग एसबीआई के ग्राहकों को चूना लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में आपको बेहद सावधान रहने की जरूरत है। किसी भी अनजान माध्यम से आए ईमेल, फोन, एसएमएस या फिर लिंक पर आप बिल्कुल ध्यान न दें, क्योंकि यह साइबर क्रिमिनल की एक चाल हो सकती है। एसबीआई ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक मैसेज पोस्ट किया है। मैसेज में लिखा गया है कि बैंक को कुछ शिकायतें मिली है जिनमें गलत तरीके से खाते से पैसे निकालने के मामले सामने आए हैं। एसबीआई इन सभी मामलों की जांच कर रहा है, लेकिन ग्राहकों को भी बेहद सावधान रहने की जरूरत है। एसबीआई ने अपने ग्राहकों से कहा है कि वो किसी भी लालची एसएमएस या फिर मोबाइल लिंक पर बिना पूरी जानकारी लिए क्लिक न करें और साथ ही किसी तरह का ओटीपी, एटीएम पिन या फिर सीवीवी शेयर न करें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेरिकी कंपनी का दावा, चीनी हैकरों के निशाने पर भारतीय बंदरगाह, एक्टिव है कनेक्शन। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में घुटने टेकने के बाद चीन ने भारत के खिलाफ साइबर वॉर छेड़ा हुआ है और इसका सबूत भी दे दिया है। अमेरिकी कंपनी रिकॉर्डेड फ्यूचर ने, जो राज्य प्रायोजित हैकरों की अवैध गतिविधियों पर निगाह रखती है, कंपनी ने कहा है कि एक भारतीय बंदरगाह के नेटवर्क सिस्टम में चीन द्वारा प्रायोजित हैकरों ने जो कनेक्शन खोला है वह अभी भी एक्टिव है, बावजूद इसके कि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दक्षिण एशियाई देशों के इलेक्ट्रिक सेक्टर में हैकरों के सेध लगाने की कोशिश को ब्लॉक कर दिया गया है। अमेरिकी कंपनी ने इस बारे में अधिकारियों को अलर्ट भी किया है। रिकॉर्डेड फ्यूचर के चीफ ऑपरेटर ऑफिसर स्टुअर्ट सोलोमन ने कहा कि मंगलवार तक हम एक हैंडशेक का निशान देख रहे थे। इसका मतलब यह है कि चीन से जुड़े हैकरों के ग्रुप और भारतीय मैरीटाइम पोर्ट के बीच ट्रैफिक का आदान प्रदान शुरू हो गया है। दोस्तों, इससे पहले भी रिकॉर्डेड फ्यूचर के मुताबिक 2020 के मध्य से ही भारत के महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर पर चीनी हैकर लगातार हमले कर रहे हैं। कंपनी के मुताबिक पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेनाओं के बीच तनाव के समय से ही ये साइबर हमले हो रहे हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पिछले साल मुंबई में पावर ग्रिड के बंद होने के मामले में केंद्र और राज्य सरकार लगातार इस बात पर मंथन कर रही थी कि क्या साइबर अटैक की वजह से ऐसा हुआ। पावर ग्रिड बंद होने के चलते मुंबई में कई घंटों तक बिजली गुल रही और इसके चलते स्टॉक मार्केट, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और हजारों घरों में काम ठप रहा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की ताजा स्थिति। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 11,47,95,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मरने वालों का आंकड़ा 25 लाख के पार है। वहीं दोस्तों इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की बात करें तो उनमें अमेरिका सबसे अव्वल है। अमेरिका में 2,87,00,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों उसके बाद में इंडिया, ब्राजील, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, इटली, टर्की आदि देशों का नाम आता है। अब दोस्तों इसके बाद में बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है, अगर आपको अभी तक हमारी न्यूज वीडियो पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दें, क्योंकि दोस्तों इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है या नहीं, और यही हमारी मेहनत का फल भी है। तो दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। तो दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 1,11,39,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मरने वालों का आंकड़ा 1,57,000 के पार है। इस महामारी का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल आदि राज्यों में हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राखी सावंत और उनके भाई के खिलाफ दिल्ली में एफआईआर दर्ज। जी हां दोस्तों, दिल्ली के विकासपुरी थाना में बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जानकारी के मुताबिक एफआईआर में राखी के भाई राकेश सावंत और कुछ अन्य लोगों के भी नाम शामिल है। यह मुकदमा कोर्ट के आदेश पर दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक एक फिल्म बनाने और डांस इंस्टीट्यूट खोलने के नाम पर राखी के भाई ने शैलेश श्रीवास्तव नाम के शख्स से 6 लाख रुपए लिए थे। कहा जाता है कि राखी सावंत इस डांस इंस्टीट्यूट का हिस्सा होंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दोस्तों पुलिस के मुताबिक मामला साल 2017 का है। शिकायतकर्ता ने राकेश सावंत को 2 किस्तों में 6 लाख रुपए दिए थे, जिसमें राकेश सावंत की तरफ से दिसंबर 2017 में 7 लाख रुपए वापस देने का वादा किया गया था, लेकिन पैसा वापस नहीं लौटाया गया। पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद 22 फरवरी को धोखाधड़ी आईपीसी 420, 120, 2034 की धाराओं में केस रजिस्टर कर लिया है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, म्यांमार में प्रदर्शनकारियों का सख्ती से दमन कर रहा है सैन्य प्रशासन, आंसू गैस के साथ गोलीबारी में 9 की मौत। जी हां दोस्तों, म्यांमार में सैन्य प्रशासन ने आंदोलनकारियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। बुधवार को प्रशासन ने सैन्य तख्तापलट का विरोध कर रहे लोगों को तितर बितर करने के लिए प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े और रबड़ की गोलियां दागी। विभिन्न शहरों से आई खबरों के मुताबिक पुलिस ने कारतूस का भी इस्तेमाल किया, जिसमें कम से कम 9 लोगों के हताहत होने की खबर है। दोस्तों 1 फरवरी को हुए सैन्य तख्तापलट के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों को दबाने के लिए म्यांमार के नए सैन्य शासकों ने हिंसक बल प्रयोग बढ़ा दिया है और सामूहिक गिरफ्तारियां करना शुरू कर दिया है। वहीं दोस्तों दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कार्यालय ने कहा है कि ऐसी आशंका है कि रविवार को कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई। हिंसा बढ़ने के बाद म्यांमार के राजनीतिक संकट का हल निकालने के लिए कूटनीतिक प्रयास भी बढ़ा दिए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद शुक्रवार को म्यांमार के हालात को लेकर बैठक कर सकती है। परिषद के राजनयिकों ने बताया कि इस बैठक के लिए ब्रिटेन ने अनुरोध किया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, जानिए अगले 24 घंटे और पिछले 24 घंटे के मौसम पूर्वानुमान। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं बीते 24 घंटों की। तो दोस्तों बीते 24 घंटों के दौरान असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। वहीं दोस्तों देश के उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी हिस्सों में दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तापमान में गिरावट के बावजूद राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात के कुछ हिस्सों में और मध्य प्रदेश और पूर्वी भारत में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 6 डिग्री अधिक बना रहेगा। वहीं दोस्तों आगामी 24 घंटे की बात की जाए तो अगले 24 घंटों के दौरान अरुणाचल प्रदेश और इससे सटे भागों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। गंगा के मैदानी भागों में उत्तर से चलने वाली तेज मध्यम से तेज हवाएं अगले 24 से 48 घंटों तक जारी रहेगी। वहीं दोस्तों उत्तर पश्चिम भारत के साथ साथ मध्य और पूर्वी भारत के राज्यों में दिन और रात के तापमान में आगामी 48 घंटे तक कुछ और गिरावट हो सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेरिका के टेक्सास में अब मास्क लगाना जरूरी नहीं, गवर्नर ने दे दी छूट। जी हां दोस्तों, अमेरिका के सबसे बड़े राज्य टेक्सास में अब फेस मास्क लगाना अनिवार्य नहीं रह गया है। टेक्सास के गवर्नर ने नए आदेश में कहा है कि लोग अब खुलकर हवा में सांस ले सकते हैं क्योंकि कोरोना महामारी का दौर अब बीत रहा है और कोरोना वैक्सीनेशन में तेजी आई है। हालांकि लोग अपनी सुरक्षा के लिए मास्क पहन सकते हैं। टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबोट ने यह चौंकाने वाला फैसला मंगलवार को लिया। उन्होंने कहा कि टेक्सास राज्य में अब फेस मास्क की अनिवार्यता नहीं रह गई है। इस राज्य में 8 महीने पहले मास्क को अनिवार्य किया गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शेयर मार्केट टुडे, शेयर बाजार में शानदार तेजी, सेंसेक्स फिर 51,000 के पार हुआ बंद। जी हां दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार में बम्पर तेजी रही है। सेंसेक्स 25 फरवरी के बाद कल पहली बार 51,000 के लेवल के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। निफ्टी भी 25 फरवरी के बाद 15,000 के ऊपर बंद हुआ है। सेंसेक्स और निफ्टी में 2.25% से ज्यादा की तेजी रही। दोस्तों आज सेंसेक्स की शुरुआत 50,000 के ऊपर हुई, निफ्टी 15,000 के ऊपर ही खुला। आखिरी घंटों में बाजार में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलने पर सीएम उद्धव ठाकरे का तंज, कहा अब एक भी मैच नहीं हारेंगे। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलने को लेकर बीजेपी पर तंज कसा है। गुरुवार को विधानसभा में चर्चा का जवाब देते हुए सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि अब तो मुझे लगता है कि हम एक भी मैच नहीं हारेंगे क्योंकि स्टेडियम का नाम बदल दिया गया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, मोटेरा स्टेडियम जो कि पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना जाता था, उसका नाम बदलकर अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। इसी पर पूरा बवाल मचा हुआ है। तो दोस्तों यह थी अभी तक की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों आपको बताना है श्रीलंका की राजधानी का नाम क्या है। जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं श्रीलंका की राजधानी का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।